नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर एक ऐसे विषय पर बात करें जिससे पूरा देश चिंतित है। असल में भारत कृषि प्रधान देश है और अगर बारिश की कमी होती है तो खेती में उत्पादन घटता है और फिर सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर आता है। और अभी तक जो भारत की इकोनॉमी मजबूत है उसकी वजह यह कि देश में मानसून बेहतर है। पिछले अगर हम 5 साल का जिक्र करें तो कोरोना के बाद देश का जो मानसून है वो आमतौर से उम्मीद से बेहतर रहा। इसलिए बहुत सारे आर्थिक झंझावातों के बावजूद देश की आर्थिक परिस्थिति जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुमान के विपरीत बहुत मजबूत रही है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि आसमान से बादल रूठ गए हैं और किसानों की आस, हम पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन किसानों की आस कमज़ोर पड़ रही है। हालांकि भारत का किसान तो खेती का जुआ खेलता है हर साल, अभी भी वो कई मुद्दों पर बेफिक्र है। उसको लगता है कि जो सबका होगा सो हमारा हो जाएगा। अगर पानी कम गिरेगा तो भी हम धान की खेती करेंगे, क्योंकि उससे उम्मीद है कि आखिरी में भगवान उनकी मदद करेगा और बारिश ठीक हो जाएगी और खेत पानी से भर जाएंगे और धान की फसल भी अच्छी होगी और उससे भाव भी ठीक मिल जाएगा। लेकिन इस बार संकेत उल्टे हैं। भगवान थोड़ा रूठा हुआ है। वजह बहुत सारी हो सकती हैं। देश दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं, वहाँ जो लोग मर रहे हैं, उस पर भी भगवान रूठ सकता है। लेकिन कई बार कहावत है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो भारत गेहूं के साथ घुन की स्थिति में है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अभी ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध थोड़ा सा थमा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। और भारत पाकिस्तान के बीच तो सिंदूर ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन कह सकते हैं कि उम्मीद ना टूटे और बादल भी ना रूठे। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे 3 विशेष मेहमान। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है देश के, भारत के और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। योगीराज जी, आपका बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करें तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कुछ ही लोग होंगे जो कमल राठी की तरह सामाजिक मुद्दों को लेकर चिंता व्यक्त करते होंगे और अदालत से लेकर सड़क तक वो लड़ते भी हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हमारे राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। और हम सब में सबसे महत्वपूर्ण और जानकार, टेक्निकली भी हम कह सकते हैं, और जो क्लाइमेट चेंज पर बारीक नज़र रखे हुए हैं, प्रोफेसर सौरभ पोपली जी जुड़ गए। लेकिन वो फोन लाइन पर है क्योंकि आज वो मध्य प्रदेश के बाहर हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही करना चाहते हैं कि ये जो बादल रूठ रहे हैं, आस टूटने की खबरें आ रही है, सुपर अल्नीनो या अल्नीनो जो भी है उसके संकेत ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश में जो मानसून विशेषज्ञों ने नक्शा दिया देश का, उसमें मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे जहाँ 30 से 40% बारिश होने की संभावना है, कुछ ऐसे जहाँ 60 से 70% पानी गिरेगा। ऐसे में तो किसान मरेगा कि जिंदा रहेगा, मैं खतरनाक शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ये स्थिति है तो किसानों को अभी से पानी माने सर के ऊपर निकल गया, संकट आ गया है। खेती के लिए फसलों का ऐसा चयन करें जिसमें पानी कम लगे, पानी ज़्यादा वाली फसलों से बचे, और धान उसमें सबसे खतरनाक फसल है अवर्षा की स्थिति में। आपकी राय, मौसम को कैसे देखते हैं और क्या अनुमान है पूरे मध्य प्रदेश और देश भर का? सौरभ जी। जी नमस्कार सभी श्रोताओं को। कहने की बात, मेन मुद्दा ये है कि एक समय था जब फसल चक्र पारिस्थितिकी चक्र से जुड़ा हुआ था, जीवन चक्र से जुड़ा हुआ था। आज हम देखते हैं कि ये लगभग एक जो हमारा कृषि समाज है, जो जिसका जीवन का आधार पारिस्थितिकी हुआ करता था, अब वो ज्यादातर बाजार से जुड़ गया है। उसके साथ कुछ बदलाव आए हैं, कुछ लाभदायक है, पर कुछ लंबे समय से हमें चिंताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो कहने की बात यह है सर कि देखिए, कई पश्चिमी मध्य प्रदेश में एल नीनो की वजह से लगभग 60 से 70% लॉन्ग टर्म एवरेज रेनफॉल में बदलाव आने के संकेत मिले हैं। और इसका ये मतलब है कि लगभग हम मान सकते हैं कि 300 मिलीमीटर वर्षा इस साल अनुमानित है। देखिए, ये सब अनुमान है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। और प्लस दूसरी बात ये है कि हर जगह का अलग एक वो होगा। तो बहुत ज्यादा बारीकी से हम अभी सिचुएशन को नहीं जानते। जो हम जानते हैं वो ये है कि हमारा जो फसल चक्र है वो अनसस्टेनेबल है। वो पानी के संसाधनों का काफी हद तक दोहन करता है। और क्योंकि हमें उस तरह की आदत पड़ गई है,
कि पानी हमारे साथ रहेगा और हम ट्यूबवेल चलाएंगे, हम 2 इंच के पानी से या 1 इंच के पानी से हम सिंचाई करेंगे। और अब हालात ये है कि ये सब इस पे प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। जी। देखिए, भारत में शुष्क परिस्थिति में बहुत समृद्ध समाज हुए हैं। इनके लिए पारंपरिक तकनीकों में इनोवेशन हुआ है। और तमाम ऐसे समाज हैं जैसे रबाड़ी है, मालधारी है, गुर्जर समाज है, ऐसे तमाम ऐसे घुमंतू समाज हैं और एक पारंपरिक कृषि पद्धतियां हैं जो मोटे अनाज और बाजरा, ज्वार इत्यादि, दलहन, तिलहन जैसे आपने बताया था पिछली बार, इस सब में उनकी बहुत ज्यादा तकनीकी नॉलेज है। दिक्कत ये है कि जब हम इसको एक रेगुलर ईयर से कंपेयर करते हैं तो इस साल की स्थिति काफी विपरीत हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम इस सूझबूझ से आगे बढ़े कि जो फसल चक्र है वो पारिस्थितिकी के अनुसार हो और उसका अनुसरण हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अनुसरण करने की तो बात अपनी जगह, लेकिन एक बात बीच में आई थी कि भारत की खेती बाजार से जुड़ गई है। बाजार से जुड़ना बहुत अच्छी बात है। बाजार बहुत समझदार होता है, वो पहले से अनुमान लगाता है कि इस बार हवा का रुख किधर होगा, उस हिसाब से बाजार के लोग, व्यापारी अपनी रणनीति तय करते हैं। उनको लगता है कि स्टॉक करना तो वो स्टॉक करते हैं, उनको लगता है कि अगर उत्पादकता ज़्यादा होने वाली तो वो पुराने स्टॉक को निकाल भी देते हैं। तो बाजार बहुत समझदार होता है, लेकिन भारत का किसान समझदार कम है। वो जुड़ तो गया बाजार से, लेकिन उसे पता नहीं कि 1 किलो धान पैदा करने में कितना लीटर पानी खर्च होता है। 1 किलो धान की कीमत अगर आप समझे कि 100 रुपये होती है, 80 रुपये होती है, वैसे तो धान 30, 40, 45 रुपये किलो तक बिकता है। लेकिन चावल की बात करें तो भी 100, 120, 70, 80 के आसपास बिकता है। लेकिन 1 किलो धान पैदा करने में कम से कम 1000 से ऊपर लीटर पानी खर्च होता है। आप समझिए कि अगर 1 लीटर पानी की कीमत 3 रुपये भी आप रखते हैं तो 3-4 हज़ार तो आप पानी में खर्च करते हैं। फिर कीटनाशक पर अलग खर्च करते हैं, फिर उसके बाद रासायनिक खाद पर अलग खर्च करते हैं, फिर किसान की मेहनत 24 घंटे की वो अलग है। उस हिसाब से जुड़े तो 1 किलो धान की कीमत 10,000 रुपये के आसपास बैठती है और मिलता उसको कितना है, 3,000, 4,000 और अधिकतम 4,500 रुपये। तो ये किसान ने खेत को बाजार से तो जुड़ा, लेकिन अभी उसकी जो बुद्धि में जितना बाजारीपन है वो नहीं आ पाया। वो अभी भी ट्रेडिशन उस पर चल रहा है और सोचता है कि वो तो पानी गिरेगा ही। अलग बात है कि ईश्वर मेहरबान होता है, पानी गिरता है और एन वक्त पर उसकी लाज बच जाती है, लेकिन अभी जो संकेत है वो अच्छे नहीं है। मैं किसानों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं खुद भी किसान परिवार से आता हूँ। किसानों को जागने की ज़रूरत है और बाजार के साथ, मौसम विशेषज्ञों के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं लौटूंगा आपके पास सौरभ जी। हालात चिंताजनक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो नागेंद्र जी, भिंड में अच्छी फसल के लिए, अच्छी बारिश के लिए टोने टूट के शुरू हो गए। मध्य प्रदेश का इलाका है चंबल, जहाँ जिसमें भिंड भी आता है। अनूपपुर जो बहुत आदिवासी इलाका है और जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ से, वहाँ मानसून की देरी की वजह से फसल लेट हो रही है और जो फसल लोगों ने बो दी उसको खतरा पैदा हो गया है। खरगोन मध्य प्रदेश की बात करें जहाँ नर्मदा जी बहती है, किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और नहर का पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। हरदा में 1 लाख हेक्टेयर पर किसान सोयाबीन और धान की तैयारी कर रहा है, लेकिन बारिश के लेट होने से उसके सारे कामकाज रुके पड़े हैं। श्योपुर की बात करें, वहाँ नहरों में पानी छोड़ने की मांग तेज हो रही है। भोपाल के पास रायसेन जिला है, वहाँ धान की तैयारी किसान कर रहा है। पांडुरना में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, तो कह सकते हैं कि बड़वानी, पांडुरना, मुरैना, रायसेन, सीहोर, भोपाल हालात ठीक नहीं है। आप क्या देखते हैं? दिल्ली में है आप, किस ढंग की किसान राजस्थान का तैयारी कर रहा है, किस ढंग की खेती की तैयारी हरियाणा का कर रहा है, पंजाब का कर रहा है। आपके अनुभव को हम मध्य प्रदेश के किसानों के लिए साझा करना चाहते हैं। नागेंद्र जी। जी राघवेंद्र जी, देखिए आज का आपने जो विषय लिया है, अगर उसकी मैं तकनीकी भाषा पे जाऊं तो हम इसे कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कहिए, आप इसे जलवायु परिवर्तन आप इसे कहिए, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना इसे कहिए, तापमान वृद्धि के चलते अल नीनो कहिए या ला नीनो कहिए जी। लेकिन क्योंकि हम सभी यहाँ जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, ये सभी किसी न किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और एक पीढ़ी पहले तक तो सभी किसानी करते थे। आज भी बहुत बहुतेरे लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तो उनकी भाषा में अगर मैं कहूँ तो हमारे पूर्वज हमें कहते रहे हैं, क्योंकि ये आफत है, ये पिछले 30-40 सालों की है। तो इसको कहते हैं कि प्रकृति को अपने अनुसार आपने बहुत ढाल लिया, अब दोबारा समय आ गया कि हम प्रकृति के हिसाब से ढल जाए। असल बात यही है। और आप ये देखिए कि जलवायु परिवर्तन के जो आर्थिक नुकसान है, आर्थिक कीमत है, वो सिर्फ किसान नहीं चुका रहा,
कृषि तो उस पर बहुत प्रभावित ही है, लेकिन कृषि के अलावा आप देखिए भवन निर्माण हो, पर्यटन हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, वो भी बहुत बुरी तरह से के चलते प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन के चलते आर्थिक कीमत चुका रहा है। और मैं अगर एक बात करूं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, तो उसके आंकड़े के अनुसार भारत में पिछले 30 सालों में 400 चरम मौसम की घटनाएं, लू की घटनाएं, तेज बारिश की घटनाएं, अत्यधिक बारिश की घटनाएं या ओलावृष्टि के चलते अनुमानित 300 अरब डॉलर का नुकसान देश को हुआ है। असल में राघवेंद्र जी बात क्या है कि जब तक हमारे किसानों को लगता है कि उनको नहर में पानी दिख रहा है, पंप चलाने से, ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, शहर को लोगों को नल खोलते ही पानी मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं हमारे पास अथाह जल भंडार है, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला। जैसे वो एक कहावत है ना कि कौन सिर्फ बातों से सब सीखा है सबक, कौन सिर्फ बातों से सीखा है सबक, सबको एक हादसा जरूरी है। तो हम भी एक हादसे की इंतजार में हैं। यूरोपीय देश तो पिछले 25 सालों से आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप की इन घटनाओं ने वहां के कृषि उत्पादन को बहुत तरह से प्रभावित किया है। भारत में भी अब ये प्रभाव दिखने लग गए हैं और इन्हीं के चलते अब जरूरत है कि हम तिलहन और दलहन जिनका उत्पादन हमने कम कर दिया, उन्हें बोना कम कर दिया, तिलहन उत्पादन के, दलहन के उत्पादन को हम बढ़ाएं और ऐसी फसलें उगाएं जो गर्मी को सहन करने वाली हो, और उसी हिसाब से उनकी कटाई का चक्र होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन, पानी के चलते बचत के लिए अगर हम बात करें तो ड्रिप इरिगेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 40% तक पानी की बचत होती है। मल्चिंग तकनीक हम अपना सकते हैं, लेकिन उनका क्या कीजिएगा, जो इसके पैसा खर्च होता है, इसलिए छोटी जरूरत वाला किसान है वो तो आज भी बारिश पर निर्भर है। मुझे तो प्रकृति की मेहरबानी चाहिए, बिना की प्रकृति की मेहरबानी पे उसका गुजारा नहीं हो सकता। जल संसाधन कानून, जल सुरक्षा कानून की इस देश को सख्त जरूरत है। इसके अलावा जैसे कुछ देश कर रहे हैं कि समुद्र से पोषक तत्व निकाल के वो पीने के पानी है, प्लांटों के जरिए समुद्र से पोषक तत्व निकाल रहे हैं और ऐसे प्लांट लगा रहे हैं जिनके जरिए पीने के 90% तक के करीब पानी की जरूरतें वो वहां से पूरी कर रहे हैं। इसमें भी एक बात हो सकती है। और दुनिया में जो एक नई बात अब होने जा रही है वो बात ये भी है राघवेंद्र जी कि अब तक मिट्टी को और प्राकृतिक पानी के जो संसाधन थे उनका कोई राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं हुआ करता था, उनको जीडीपी में, आर्थिक तरक्की में दिखाया जाता था, लेकिन अब प्राकृतिक की पूंजी के नाम पे उनके आंकड़ा में जुटाया जा रहा है, जो कि कम से कम इस जलवायु परिवर्तन और इनके चलते हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सवाल ये है कि सारी चीज़ें सामने हैं और किसान ऐसा नहीं है कि इनसे अनभिज्ञ है या अनजान है। अब सोशल मीडिया है, मिनट मिनट में चीज़ें अपडेट होती है। आप देखिए कि व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, रील्स बनती है, नेट पर आप जाके पता कर सकते हैं। तो जो सीन चल रहा है, ऐसा नहीं कि जो अमेरिका वालों को पता, जो तो भारत के किसानों को पता नहीं होगा। सवाल है कि वो मौसम का मूड नहीं समझ पा रहे हैं। अब मौसम का मूड राठी जी बिगड़ गया है। वो कभी 3 दिन में 1 महीने की बारिश कर देता है। ऐसा लगता है कि बादल फट गए हैं और कहीं वो बारिश ही नहीं करता, पानी गिरना भूल जाता है। कभी चेरापूंजी भारी वर्षा के लिए मशहूर थी, अब वो वहाँ भी पानी कम गिरने के लिए कुख्यात हो रही है। सवाल ये कि अगर किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए सरकारी तंत्र नहीं आएगा, सरकार नहीं आएगी, तो किसान तो अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन मैंने जो शुरुआत में कहा था कि देश की खेती बेहतर है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का तामझाम उसके पूरे बम्बू खेती पर माने टिके हुए हैं। अगर खेती बिगड़ती है तो ऑटोमोबाइल मार्केट नीचे आता है, कपड़ों का बाजार नीचे आता है, सोने चांदी का बाजार नीचे आता है, स्कूल कॉलेज में बच्चों के एडमिशन कम हो जाते हैं, शादी ब्याह में खर्चों की स्थिति वो बहुत घट जाती है, तो पूरे मार्केट में सन्नाटा हो जाता है। और अगर बारिश अच्छी की खबर आती है तो राठी जी पूरा बाजार चहकने लगता है, महकने लगता है। आपकी राय? मौसम का नज़ारा इस बार अच्छा नहीं है, मूड बिगड़ा हुआ मौसम का, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी खेती है। खेती के अलावा जो मजबूत रीढ़ की हड्डी है, उसके बाद बहुत सारी ब्रांचें हैं। तो आज वो खेती जो पहले काल में होती थी वो मौसम का अनुमान लगे हुए पेड़ों से, फलों से, अन्य चीज़ों से लगा के अंदाज से खेती की जाती थी और उस अंदाज के आधार पे भी अपनी फसलों को वो मैनेज करते थे। मतलब आज से 100, 200, 300 साल पहले मुझे लगता है कि एक तरीका होगा, उसी ढंग से वो मैनेज करते थे। ट्यूबवेल होते नहीं थे, वो कुएं से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, और उस ज़माने में हो सकता है ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ऊपर भी रहा होगा, क्योंकि उसमें बहुत दोहन या मोटर लगाने की व्यवस्था ही नहीं होती थी। तो अब जब हम आज आधुनिक युग में हैं, जहाँ सेटेलाइट द्वारा हमें पूर्वानुमान मौसम के सारे मिलते हैं, भाई ज़रूरी नहीं है कि 200% या 300% तो सही हो, लेकिन 90% तक तो सही है। उस आकलन के हिसाब से
उस वैज्ञानिक आधार पे अगर खेती की जाए, पानी का बचत की जाए, तो खेती भी अच्छी होगी और देश को फायदा भी होगा। साथ में शहरी क्षेत्र में हम बात करें, भारत सरकार ने ट्यूबवेल पे रोक लगा रखी है। कॉलोनीज हो, कई अन्य जगहों वहाँ पर ट्यूबवेल पे रोक है, लेकिन उसका पालन ही नहीं हो रहा। जो एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है, उस ट्रीटेड वाटर को कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है एसटीपी के 10 किलोमीटर की परिधि में, जिससे पानी की कुछ बचत हो, उसे हम यूज़ करने को तैयार नहीं है। तो आप डबल इंजन की सरकार खेलें, ट्रिपल इंजन की सरकार खेलें, भारत सरकार तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी दे रही है, लेकिन आते आते उन्हीं की डबल इंजन की सरकार प्रथम इंजन की बात ही नहीं सुनती। इसके अलावा जब हम बात करें तो पानी के वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमें जागरूक करना पड़ेगा, और जो बारिश एक साथ हो रही है या कम हो रही है या एक साथ हो रही है, तो एक साथ जो हो रही है उसे हमें किसी ना किसी तरीके से अपना मोहल्ले का पानी मोहल्ले में, घर का पानी घर में, शहर का पानी शहर में, उसे हम रोक के जमीन के अंदर जब तक नहीं डालेंगे, बरसों से इकट्ठा हुआ जल को आप निकाल रहे हो। जल ऐसा नहीं कि हर साल आप जितना निकाल रहे हो उतना बारिश दे रही है, बरसों से नीचे भूजल इकट्ठा हुआ था, आज 2-4 हजार साल से जो इकट्ठा हुआ था, अब आप निकाल रहे हो, कब तक निकालोगे? बिल्कुल। और कब तक, उतना तो आप डाल भी नहीं सकते हो। सवाल ये है कि शहरों की समस्या तो लोग लड़ झगड़ के बिस्लरी का पानी पीकर 2-4 दिन नहीं नहाकर भी काम कर सकते हैं। बिस्लरी वाला भी पानी कहाँ से लाएगा? वो जो भी जादू करे, गटर के पानी को साफ करके दे। सवाल है कि देश कृषि प्रधान है, और देश में अगर किसान ने पानी नहीं बचाया, कम पानी वाली फसलों का इस बार उसकी बुआई नहीं करी, तो फिर संकट के बादल और गहरे हो जाएंगे। मैं तो योगीराज जी सिर्फ ये कहूँगा कि देश में लोकतंत्र है, लोग चुनाव में वोट पाने के लिए पता नहीं कौन कौन से धतकर्म करते हैं, कितने कर्मकांड करते हैं, गंडे ताबीज बांधते हैं। सारी पार्टियां, जहां चुनाव है जहां नहीं चुनाव है, सिर्फ एक काम करें कि किसानों की मदद करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को गांव-गांव भेज दें, और किसानों को इस बात के लिए बताएं कि आपको क्या खेती करनी है और क्या नहीं करनी है, ड्रिप इरीगेशन के क्या फ़ायदे हैं, उसके ड्रिप इरीगेशन को लगाने के लिए अगर आर्थिक संकट है तो बैंकों से लोन दिलाने में मदद करें, कुछ भी बाजार से पैसा लगवाएं। अगर किसान ऐसा पार्टियां कर लेंगी, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि वो सरकार भले ना बना पाए, लेकिन उनके वोट बढ़ेंगे, उनकी सीटें बढ़ेंगी, और देश उनके प्रति कृतज्ञ होगा जो इस तरह के कामों में किसानों को भी जाके काम करेंगे। आपकी राय? नहीं, ये तो करना ही चाहिए कि पार्टी के कार्यकर्ता गाँव में जाएं। सरकार को खुद भी स्टेप उठाना चाहिए कि जो ये बात करते हैं कि हम गेहूं पे इतना एमएसपी देंगे, फलाने पे इतना एमएसपी देंगे, वो एमएसपी बंद कर दो आप। वो उन फसलों पे आप एमएसपी देना शुरू करें जो कम पानी वाली जो फसलें हैं। तो ये भी इस तरह यदि आप करेंगे तो हो सकता है किसानों को थोड़ी बहुत कुछ समझ में आए, क्योंकि ये सारी जो फसलें हम गेहूं, चना, धना, धान, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे इतने सालों में। हमारा वही एक, जबकि ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, ऐसी कई फसलें जो कम पानी में अच्छे से पैदा होती हैं, और किसान उनको भूल गया लगाना। दलहन की तरफ से उसका मोह भंग हो गया, सिर्फ धान पैदा करना और गेहूं लगाना, इसके अलावा वो तीसरी फसल पे कम जा रहा है या सब्जियों पे जाता है। जी अच्छा, इसका एक नुकसान ये हो रहा है कि अब देखिए गेहूं का प्रोडक्शन इतना हो रहा है अफरात में, मतलब गोदाम कम पड़ रहा है, इतना प्रोडक्शन गेहूं का हो रहा है, तो ये ओवर प्रोडक्शन भी नुकसानदायक। ये बाहर पड़ा गेहूं सड़ रहा है, रखने की जगह नहीं है। तो जब आप ऐसी क्रॉप को आप क्यों कर रहे हैं कि जिसका जो भंडारण नहीं सरकार कर पाए, तो इस दिशा में सोचना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि मौसम का मूड जो है चेंज हो गया है, अब मूड किसानों को और आम नागरिकों को भी अपना मूड चेंज करना चाहिए, बिल्कुल, खासतौर पर प्रकृति के अनुसार। अब थोड़ा सा मैं बस एक लाइन का एक एस्ट्रोलॉजिकल पक्ष आपको इसका बताता हूँ, जो बहुत दिनों से जो बात चल रही है, पिछले कुछ समय से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो आने वाले 2.5-3 साल हैं, ये बड़े बाढ़, भूकंप, आपदा के साल हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है, एक तो शनि का मीन राशि में गोचर है, और इसके साथ मंगल की युति है, और गुरु अतिचारी हो रहे हैं, ये उसका एक। और इसी वजह से सारे भविष्य वक्ता और सारे धर्म और आध्यात्म के संत इस बात के लिए बार बार आगाह कर रहे हैं कि ये जो 2.5-3 साल जो है 26, 27, 28, ये अनएक्सपेक्टेड है। बारिश होगी तो इतनी होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, सूखा पड़ेगा तो इतना पड़ेगा कि हाहाकार मच जाएगा, कहीं बारिश, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, और पहाड़ों की स्थिति और दुर्लभ होती जा रही। तो जब ऐसे, और इसके ऐसा नहीं कि ये वो कह रहे हैं, इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं। देश की
प्राकृतिक आपदाओं पर यदि आप विचार करें या दुनिया की प्राकृतिक आपदाओं पर आप थोड़ी सी नज़र डालें तो ये समझ में आ जाएगा। अभी विदेशों में भूकंप आए 7.8, 8.3, मतलब तीव्रता उनकी आप देखिए कहाँ पहुँच रही। पूरे के पूरे शहर के शहर हिल रहे हैं। ऐसे ही बाढ़ आ रही है, ये सूखा पड़ रहा है तो इतना पड़ रहा है कि अनकंट्रोलेबल है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र इनको देखना चाहिए और केवल किसान नहीं, आम नागरिक भी इसको समझे, उसके अनुसार अपनी क्रॉप तैयार करें या उसके हिसाब से अपनी मेंटेलिटी सेट करें। बिल्कुल सौरभ जी, अमेजॉन के जंगलों से लेकर मध्य प्रदेश के सतपुड़ा विंध्याचल की वादियों में भी आगजनी हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर हम नहीं जागे तो स्थितियाँ बिकट है। मध्य प्रदेश के किसानों पर हम फोकस करें या देश के किसानों पर, तो उनको तत्काल प्रभाव से कम पानी की फसलों पर जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो फसल तो मरेगी, किसान की भी नौबत मरने की आ सकती है। मरने से मेरा तात्पर्य जान देने का नहीं, अगर फसल मर गई तो किसान वैसे ही आधा हो जाता है। किसान आधा होता है तो फिर देश का बाजार पूरा ही खत्म हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर सबको चिंता करने की ज़रूरत है। टीवी पर हम लोग चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इससे शायद जो सुन रहे हैं किसान 2, 5, 10% भी अगर इस पर कुछ अमल करें तो शायद संकट के कुछ बादल घट सकते हैं। आपकी राय छोटी सी। इसमें हमें ये देखना है कि क्या कृषि वर्ग, क्या कृषक समाज हमारा मूलभूत आधार है या ये एक या ये एक पूंजी के संचय करने का एक रिसोर्स है। तो क्योंकि हमने कृषि समाज को, कृषक समाज को एक पूंजीपतियों के हवाले से देखा है और पूंजीपति आजकल हम देख रहे हैं कि ज्यादातर इंटरेस्टेड हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में घुसने के लिए। तो उससे साफ दो बातें जाहिर होती हैं। देखिए, जो प्लांटेशन फार्मिंग है, जो हम अपने एक्विफर्स पे जो हमारे जलभूत हैं, वो तकरीबन 3% पानी हमें देते हैं गंगा यमुना के मुकाबले। अब उस पे हम 10,000 लीटर प्रति एकड़ के पानी का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं और नहीं तो हमें उसका उत्पाद नहीं मिलता। तो क्योंकि हमारे जलभृत वो सस्टेन ही नहीं, वो सतत विकास हो ही नहीं सकता, मतलब वो सस्टेन ही नहीं कर सकते। तो हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमने स्थानीय पारिस्थितिकी चक्र को तोड़ दिया है या वो टूटने के कगार पर आ गया है। और जबकि क्योंकि हमारा इलाका शुष्क है, तो हमें एक शुष्क पारिस्थितिकी और शुष्क फसल चक्र में को बहाल करने की जरूरत है। तो देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर और जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, ये इसकी बहुत बड़ी कमी रही है कि इसने रासायनिक खेती और प्लांटेशन को बढ़ावा दिया है और हमारे मोटे अनाज, तिलहन, दलहन इत्यादि जो शुष्क परिस्थिति के लिए बेहतर थे, उनको सॉर्ट ऑफ नजरअंदाज कर दिया गया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मैं जो बात कर रहा हूँ नागेंद्र जी, वो सिर्फ यही है कि एक धान की फसल, एक क्रांति, एक प्रजाति होती है धान की, उसमें शायद 1000 लीटर पानी खर्च होता है, लेकिन अगर पूसा बासमती की तरफ हम जाएंगे, बासमती चावल की तरफ, तो 2,500 से 3,000 लीटर पानी खर्च होता है 1 किलो धान पैदा करने में। ये बहुत घाटे का सौदा है। कम से कम जो इलाके धान वाले नहीं हैं, वहाँ किसान अगर धान को पैदा कर रहा है तो आप ये मान लीजिए कि वो मेहनत में लाकर 5,000 रुपये किलो तो उसको घर पे पड़ रही है और पानी लग रहा है उसमें 3,000 लीटर 1 किलो धान में। तो हम खुद किसान कहाँ जा रहा है और प्रकृति को हम कहाँ ले जा रहे हैं? आपकी बहुत छोटी टिप्पणी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, अब तो हमें किसान को समझदारी के साथ अपने फसल चक्र को में बदलाव करने की जरूरत है और इस हिसाब से उसे ढलने की जरूरत है। देखिए, हमारे जो पूर्वज है वो अकारण ही जल, जंगल, जमीन और प्रकृति को देवतुल्य मान के उनकी पूजा नहीं करते थे, लेकिन उसको छोड़ के अगर हम सिर्फ बाजार के दबाव में या बाजार की मांग में इसके हिसाब से फसलें उगाते हैं, फल उगाते हैं, फूल उगाते हैं, तो आप ये तय मानिए कि प्रकृति की अगर हम अवहेलना करते हैं तो प्रकृति की चेतावनी को नहीं समझते हैं तो फिर हमें आपदाएं सिखाएंगी। तो अब दो ही बातें हैं, या तो खुद से सीखो या फिर आपदाएं हमें सिखाएंगी सबक। और आपदाएं अगर सिखाएंगी तो बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि वहाँ फिर कोई मुरब्बत नहीं है कि हड़ताल कर दी तो आपदा चली गई या मांग कर ली तो आपदा चली गई। राठी जी, सवाल है कि किसान अपने खेत में पानी तालाब बनाए, पानी को रोके, स्टॉप डैम बनाए, और नहीं तो हालात तो जो दिख रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपकी बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, पानी की रोकने की व्यवस्था तो हर किसान को और हर शहरी मकान को भी करना पड़ेगा। दूसरी, आपने पूरी बात बोली, तो किसान वो सब के अलावा जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है उससे खुद का और बाजार का सबका स्वास्थ्य भी गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि जब आप विपरीत दिशा की फसलें लगाएंगे
पानी तो आप दोहन कर रहे हैं तो प्रकृति का हो गया, साथ में आप उसमें इतना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं कि खाने वाले को अनेक बीमारियां हो रही है। तो आप कहीं से भी किसी का भी देश में फायदा नहीं हो रहा है इससे। बिल्कुल। तो योगीराज जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी की हम किसान खेत में जहर पैदा कर रहे हैं, जहर ही खा रहे हैं और देश में जहर ही बच रहे हैं। विदेशी तो हमारे कृषि उत्पादों के बार वापस कर देते हैं कि बहुत विषैला है ये, लेकिन देश के लोग खाते हैं, बीमार पड़ते हैं और एक बड़ा बजट इस पर भी जाता है। आपकी संक्षेप में टिप्पणी। देखिए, धरती माँ है और आप उस पर आप अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। ये मेंटलिटी में चेंज होना चाहिए। एक बचपन की जो कहानी आती थी, वो मुर्गी अंडे देती थी, एक ने सोचा कि एक ही दिन में सारे अंडे निकाल लो, तो ऐसा हाल धरती का कर दिया किसानों ने। बिल्कुल। तो किसान धरती को माँ कहता है, एक ही दिन में, एक ही साल में उसके प्राण ना लें। किसान फसल चक्र बदले, धान के पीछे ना पड़े। जिन फसलों में पानी कम लगता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तुअर, दलहन की बहुत सी चीज़ें होती है, मूंग की बात है, उड़द की बात है, इस पर जाए। और हम बार बार मैं कह रहा हूँ, डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है। धरती का पानी खत्म हो रहा है, आसमान से पानी कम गिर रहा है, तो फिर खेती कैसे होगी? विकल्प तलाशने पड़ेंगे, कम पानी लगे ऐसी फसलें आज से और अभी से उसका चुनाव करना पड़ेगा, नहीं तो अगला साल ठीक नहीं है। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सौरभ जी, आपका बहुत साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका धन्यवाद। योगराज, योगेश जी और राठी जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।